नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पर हम चर्चा करेंगे, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक डेवलप्ड इकोनॉमी होती है और एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, यानी विकसित अर्थव्यवस्था, और दूसरी हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था होती है। विकसित अर्थव्यवस्था वो होती है जो अपने विकास के सभी क्षेत्र के जितने भी लक्ष्य हैं उसको पूरा कर चुकी है, यानी वे राष्ट्र जिनकी प्रत्यक्ष आय, राष्ट्रीय आय, औद्योगिक विकास की दर, कृषि विकास की दर, संपूर्ण विकास की दर यानी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो जिसको आप बोलते हैं, वे सभी जो है वो उच्च स्तर पर होती है। जबकि विकासशील राष्ट्र वे होते हैं जो कि जो जो है विकास की दौड़ के लिए निरंतर प्रयासरत होते हैं, यानी वे अपनी प्रत्यक्ष आय, राष्ट्रीय आय को उच्चतम करने का प्रयास करते हैं, अपने वे जो है विदेशी मुद्रा भंडारों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, औद्योगिक विकास की दर, कृषि विकास की दर को ऊंचा ले जाने का प्रयास करते हैं, ताकि वे विकसित राष्ट्रों के बराबर जो है अपना स्थान पा सके। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, और विकासशील अर्थव्यवस्था की कुछ अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है जो विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में देखने को नहीं मिलती, और उन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे क्या है। और जैसा कि विद्यार्थियों हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देश की कुल जनसंख्या का 60% या उससे अधिक भाग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, इसलिए इसको ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और जो जीविकोपार्जन का जो सबसे मुख्य साधन है वो हमारा कृषि है, तो इसलिए रोजगार के सृजन में कृषि की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर अगर प्रकाश डालें तो इन्हें हम कुछ निम्न बिंदुओं के माध्यम से इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहली है हमारी कि विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। देखिए, हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है एक ऐसा प्रजातांत्रिक राष्ट्र है जहां पर जो है विश्व की जनसंख्या के रूप में अगर देखें तो चाइना के बाद में दूसरे स्थान पर आता है, और इसलिए ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है हमारे जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी। और ये सबसे बड़ी विशेषता जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है देखी जा सकती है। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो है प्लान्ड एंड मिक्स इकोनॉमी। मैंने आपको पूर्व अध्याय में जब इकोनॉमिक प्लानिंग का टॉपिक कराया था बताया था, प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि डेवलपमेंट थ्रू 5 ईयर प्लान, यानी जो है विकास पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास करना। देश जब 1947 में आज़ाद हुआ उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ये माना कि अगर हमें देश का विकास करना है, देश के संपूर्ण आर्थिक विकास करना है, सभी क्षेत्रों का विकास करना है, तो हमें आर्थिक नियोजन को अपनाना होगा। और आर्थिक नियोजन का मतलब ये होता है कि आर्थिक क्रियाओं पर केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होना, यानी जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो भी गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट है, उसका किसी न किसी रूप में प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, एक्सचेंज में, डिस्ट्रीब्यूशन में पब्लिक फाइनेंस दी जाता। 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर डन बाय द एनी इकोनॉमी, तो उन पर किसी न किसी रूप में नियंत्रण होना या हस्तक्षेप करना, तो वो हमारा आर्थिक नियोजन कहलाता है, और वो भी निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी एक नियोजित अर्थव्यवस्था है जहां पर हमारे यहाँ लगातार हम पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास कर रहे हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था न केवल नियोजित है बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र जो है मिलकर के कार्य करते हैं। देश के विकास को गति प्रदान करने के लिए दोनों क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं, और हमारे यहाँ पर निजी निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जाता है और सरकारी निवेश जो है वो भी किया जाता है। यानी कुछ उद्योग ऐसे हैं जो सरकार ने पूरी तरह रिजर्व कर रखे हैं, वो सरकार के अधीन है, कुछ निजी क्षेत्रों के लिए खोल रखे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसमें दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे कि विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक अनुपम उदाहरण जो है देखा जा सकता है। उसके बाद में हमारी अगली जो विशेषता आती है वो लो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। हमारे यहाँ का जो जीवन स्तर है लोगों का, वो अन्य राष्ट्रों की तुलना में, यानी विकसित राष्ट्रों की तुलना में निम्न स्तर पर है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पर प्रत्यक्ष आय का कम होना, और प्रत्यक्ष आय का कम होने का सबसे बड़ा कारण है राष्ट्रीय आय का कम होना। यहाँ पर देश की
जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है वो जीवन यापन में जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है, रोटी कपड़ा और मकान, जिसको हम मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड कहते हैं, उसके नीचे रहने वाले लोग भी हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा है, जिसका सबसे बड़ा कारण रोजगार के अवसरों में कमी और प्रत्यक्ष आय का कम होना है। उसके बाद लो रेट ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी संपूर्ण विकास की जो दर अगर हम देखें, ओवरऑल इकोनॉमिक या ग्रोथ रेट हमारी क्या रहेगी, वो अन्य राष्ट्रों की तुलना में, यानी विकसित राष्ट्रों की तुलना में हमारे यहाँ पर कम है। इसलिए ऐसी स्थिति में जब विकास दर कम होती है तो वहां पर उसका सीधा प्रभाव देश के राष्ट्रीय आय पर आता है, और राष्ट्रीय आय का सीधा प्रभाव प्रत्यक्ष आय पर आता है। तो विकास दर कमजोर होने के कारण से हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय कम है, और राष्ट्रीय आय कम होने के कारण से प्रत्यक्ष आय भी अन्य राष्ट्रों की तुलना में हमारे यहाँ पर कम है। उसके बाद अगली विशेषता है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, जनसंख्या विस्फोट। देखिए, अगर हम देखें विकास दर की तुलना में, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि की दर अन्य राष्ट्रों की तुलना में बहुत तेज है, और जब दोनों में इम्बैलेंस है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है लोगों के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती, और जनसंख्या विस्फोट के कारण से बहुत सारी जो फंडामेंटल मिनिमम जो चीज है, जैसे उनके लिए खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, ये सब पूर्ण रूप से जो है वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं हो पा रही है, और ये सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारे जनसंख्या विस्फोट का है। तो जिसके कारण से हमारी जनसंख्या वृद्धि की दर अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में ज्यादा है। इसलिए चाइना के बाद में हमारे यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा राष्ट्र माना जाता है। उसके बाद में एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ पर, हम जैसे कि मैंने बताया भी था, इसलिए कृषि को हमारे यहाँ पर क्या माना गया, प्राइमरी सेक्टर माना गया है, प्राथमिक क्षेत्र माना गया, क्योंकि रोजगार सृजन में सबसे बड़ा जो योगदान है वो है। इसलिए हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होने के कारण से हमारी इकोनॉमी रूरल बेस्ड भी है, ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था, क्योंकि अधिकांश जो जनसंख्या वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और ज्यादातर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे ग्रामीण उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, जो कि रोजगार सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगली जो इसकी विशेषता आती है वो इकोनॉमिक डिस्पारिटी, यानी आर्थिक विषमता। हमारे यहाँ पर दो अलग अलग सोसाइटी के पार्ट हैं, एक रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और एक पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गरीब वर्ग का तबका है और धनी वर्ग पे, इसलिए दोनों में इकोनॉमिक डिस्पारिटी, आर्थिक विषमता है। धन के संदर्भ में भी जो विषमता पाई जाती है, कुछ लोग धनी हो रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पूंजीपति लोग जो लगातार धनी होते जा रहे हैं, उनकी अपनी कुल पूंजी लगातार बढ़ती जा रही है, और गरीब व्यक्ति जो है जिनको विकास के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है, जिनके पास रोजगार के अवसर नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि वो लगातार और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। तो ये आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में दोनों के बीच में जो गैप है आय का और धन का, वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसके बाद पॉवर्टी की बात करें, गरीबी व्यापक रूप से विद्यमान है हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर हम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या देखें तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ पर विश्व के विकसित राष्ट्रों की तुलना में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं बहुत है, और हमें इस बात का कोई संकोच नहीं है कि इसी कारण से हमारे यहाँ पर स्लम एरिया की अगर हम बात करें, झुग्गी झोंपड़ियों की, जहाँ पर लोग बिल्कुल मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड से भी कम उनको मिल पाता है, ना तो पौष्टिक भोजन कर पा रहे हैं, ना उनको मिनिमम जो कैलोरीज मिलनी चाहिए वो मिल पा रही है, ना उनके लिए रहने के लिए पक्के मकान की सुविधाएं, ना उनके पास में बिजली की सुविधाएं, ना उनके पास शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। और इस प्रकार के जो लोग हैं वो लगातार गरीबी की रेखा से नीचे रह करके अपना जो है वो जीवन यापन जो है। अगली विशेषता जो भारतीय अर्थव्यवस्था को वो है बेरोजगारी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारतीय अर्थव्यवस्था में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज्यादा है, और उसका सीधा प्रभाव दो फैक्टर पर आता है, गरीबी और बेरोजगारी। इसलिए कहा जाता है गरीबी और बेरोजगारी एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है तो योग्यता प्राप्त काम चाहने वाले लोगों को जब रोजगार नहीं मिल पाता है तो वह अपनी आय के संसाधन नहीं जुटा पाते हैं, और इसलिए उनको गरीबी का मुंह देखना पड़ता है। भारत में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अलग अलग प्रकार की गरीबी देखने को मिलेगी, जैसे मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, छिपी बेरोजगारी
ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को छिपी बेरोजगारी वो होती है जिसमें काम करते तो लोग दिख रहे हैं, लेकिन उनको हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौसमी बेरोजगारी वो होती है कि उनको मानसून वगैरह आया, काम मिल गया, और मानसून वगैरह नहीं है तो उनको काम नहीं मिलता। शहरी क्षेत्रों में अगर देखें, जो व्हाइट कॉलर जॉब है लोग हैं, जिन्होंने हाईली एजुकेटेड लोग हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी यानी अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी जो है आपको देखने को मिलती है भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है। उसके बाद में रीजनल इकोनॉमिक डिस्पारिटी, क्षेत्रीय जो है आर्थिक विषमता देखने को मिलती है। कुछ क्षेत्र तो हमारे यहाँ बहुत डेवलप्ड हैं और कुछ बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं। अगर आप पंजाब की तरफ जाएं, उत्तर प्रदेश की तरफ जाएं और उसकी तुलना अगर आप राजस्थान से करें तो आप पाएंगे कि राजस्थान अन्य प्रदेशों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिलेगी और उसके पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण हैं। हमारे यहाँ के डेमोग्राफिकल फीचर्स है, हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, हमारे यहाँ की सरकार की आर्थिक और औद्योगिक जो नीतियां हैं वो इसके लिए जिम्मेवार हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय आर्थिक विषमता भी देखने को मिलती है। उसके बाद में लो लेवल ऑफ टेक्निक्स, यानी हमारे यहाँ की जो तकनीक है, अगर हम उसकी बात करें तो हम उच्चतम तकनीक का प्रयोग आज भी नहीं कर पा रहे हैं। जुलाई 1991 के बाद में भारत में उदारवाद को लागू किया गया, लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई है, लगातार उनके साथ में कोलैबोरेशन करके भारतीय कंपनियां वो कर रही है। लेकिन अगर हम लघु एवं कुटीर उद्योगों को देखें, ग्रामीण उद्योगों को देखें, तो आप पाएंगे कि आज भी आउटडेटेड टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है। उसका सीधा प्रभाव उनकी उत्पाद की गुणवत्ता पर आता है, उनकी लागत पर आता है। और ऐसी स्थिति में इस प्रकार के जो उद्योग हैं वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों या जो बड़े उद्योगपति के द्वारा किए गए उत्पादन है उससे वो कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद में एक नई विशेषता परिलक्षित हुई है कि भारत में उदारवाद और निजीकरण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। जुलाई 1991 में जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया तो इसमें उदारवाद में क्या किया गया, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई किया गया है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आकर के निवेश करने की जो है प्राथमिकता प्रदान की गई है। और अंतिम जो इसकी विशेषता हुआ है ड्यूअल इकोनॉमी। आप एक अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की विशेषता देखेंगे, यानी हम इसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से कहें तो भारत और इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर ड्यूअल कैरेक्टर की इकोनॉमी है। एक तो वो क्षेत्र आपको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जहां पर फेडरलिज्म है, भाग्यवादिता है, लोग कहते हैं नहीं काम नहीं मिल रहा, बेरोजगारी, वो कहते हैं भाग्य की बात है। रूढ़िवादिता है, गर्ल्स को काम नहीं करने देंगे, महिलाओं को काम नहीं करने देंगे। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था जो देखने को मिलेगी, जो बिल्कुल कच्चे मकान में रह रहे हैं, उनका जीवन यापन के लिए वो मिनिमम जो फैसिलिटीज है उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं, एक तो वो है। और दूसरी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी शहरी अर्थव्यवस्था है, जिसके अंदर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स आपको मिलेंगे, मेट्रोज आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े ट्रेड पार्क आपको मिल जाएंगे, हाईली जो है बड़े से बड़े आपको स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, आईआईएम मिल जाएंगे। तो एक ही देश में दो प्रकार के आपको इकोनॉमी देखने को मिलेगी और जिसका प्रभाव सीधा ये होता है कि एक जो वर्ग है उसको सारी फैसिलिटी मिल रही है और समाज का जो दूसरा वर्ग है वो इस सुविधाओं से वंचित रहता है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ विशिष्ट प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है जिसको हम विकासशील देशों की विशेषताएं कह सकते हैं।